Yes, and welcome to the YouTube channel of Wings Ek Udan. So let's make it together. हेलो, वेलकम टू विंग्स एक उड़ान। माय नेम इज़ रजत। आज मैं आपके लिए जो इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है, रैपिड सीरीज, जिसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करें अलॉन्ग विद कॉन्सेप्ट्स, उसी का ये लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर नंबर 3 में हम कुछ नए इश्यूज़ लेके आए हूँ, कुछ नए एमसीक्यूज़ लेके आए हूँ विच में बी हेल्पफुल फॉर यू। चलो करें स्टार्ट, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, कहता है विद रेफरेंस टू स्पीशीज लिस्टेड इन साइट्स अपेंडिसेस मैच द फॉलोइंग। अगर आपको याद होगा साइट्स क्या है, जो भी साइट्स में अगर आपने याद होगा कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज होते हैं उनके रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस साइट्स के 3 अपेंडिक्स होते हैं, एक होता है अपेंडिक्स 1, एक होता है अपेंडिक्स 2 और एक होता है अपेंडिक्स 3। अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज होते हैं जो थ्रेटन तो हैं प्लस वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। अपेंडिक्स 2 पे वो स्पीशीज होते हैं जो थ्रेटन है बट अभी वो एक्सटिंक्शन होने की कगार पे नहीं है। और अपेंडिक्स 3 में जो बच गए, मींस सपोज करो कोई किसी कंट्री में कोई एक ऐसा स्पीशीज है जहाँ पे वो थ्रेटन डिक्लेयर है, या कुछ स्पेशल स्पीशीज अपेंडिक्स 3 में होते हैं। क्लियर हो गया? तो अपेंडिक्स 1 क्या हो गया, अपेंडिक्स 1 में वो स्पीशीज होंगे जो थ्रेटन है, साथ ही साथ एक्सटिंक्ट होने की कगार पे हैं। अपेंडिक्स 2 में वो स्पीशीज होंगे कि जो थ्रेटन है बट अभी उनके एक्सटिंक्शन पे कोई खतरा नहीं है। और जो अपेंडिक्स 3 में वो स्पीशीज होंगे जो कुछ स्पेशल स्पीशीज हैं, या किसी पर्टिकुलर कंट्री में, किसी एक कंट्री में कोई स्पीशीज थ्रेटन्ड है, तो उस तरह के जो स्पीशीज होंगे वो अपेंडिक्स 3 में होंगे। अब देखो मैच द फॉलोइंग। अपेंडिक्स 1 देखो यही होगा, इंक्लूड स्पीशीज थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन विच में बी अफेक्टेड बाय ट्रेड। कौन से स्पीशीज विच आर थ्रेटन्ड विद एक्सटिंक्शन, तो वो आ गया अपेंडिक्स 1 में। मींस ए का आ गया दूसरा। अब देखो ए का आ गया दूसरा, तो ए ऑप्शन तो गया और डी ऑप्शन भी बाहर गया। अब बी और सी में से कोई होगा। अब देखो अपेंडिक्स 2 इंक्लूड्स ऑल स्पीशीज विच ऑल्दो नॉट नेसेसरली नाउ थ्रेटेंड और विद एक्सटिंक्शन, कि अब वो थ्रेटेंड नहीं है ना एक्सटिंक्शन के साथ, बट अगर हमने उनका ट्रेड रेगुलेट नहीं किया तो मे भी आने वाले टाइम में वो थ्रेटन के साथ एक्सटिंक्शन भी हो सकते हैं। क्लियर? तो अपेंडिक्स 2 ये आ गया, मींस बी का आ गया दूसरा। अब देखो बी का दूसरा जो है ये हो गया गलत, बी का आ गया तीसरा, तो बी का आ गया तीसरा ये बी वाले ऑप्शन में, तो ये हो गया करेक्ट। तो सी का आ गया पहला, दैट इज अपेंडिक्स 1 स्पेशल स्पीशीज, कुछ ऐसे स्पेशल स्पीशीज जिनको इंक्लूड किया जाता है अपेंडिक्स 3 में, इसलिए इन ऑर्डर टू प्रिवेंट और रिस्ट्रिक्ट देयर एक्सप्लॉयटेशन, ताकि उनको एक्सप्लॉयट ना किया जाए। क्लियर हो गया? अपेंडिक्स 1 में जो स्पीशीज हैं विच आर थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, अपेंडिक्स 2 में विच आर नॉट थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन, एंड अपेंडिक्स 3 में कुछ स्पेशल स्पीशीज हैं जिनको इंक्लूड किया जाता है अपेंडिक्स में 3 में इन ऑर्डर स्पेशल उनको प्रिवेंट और रिस्ट्रिक्ट करने के लिए उनकी एक्सप्लॉयटेशन को। क्लियर हो गया? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस एट डिफरेंट लेवल्स। मैं आपको थोड़ा सा ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट देता हूँ। यहाँ से आपको ग्रीन हाउस गैस, देखो ये हमारा, अगर सपोज करो ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है। अब सन से जो रेज आ रही हैं, अब इन रेज का कुछ पोर्शन अर्थ पे भी आएगा, पहुंचेगा। अब ये जब सन की रेस जब अर्थ पे पहुंचेंगी, उसका कुछ पोर्शन जो है वो अर्थ अब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और कुछ पोर्शन इसी रेस का कुछ पोर्शन जो रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगा, वापस रिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा। अब जब ये रेस जो है जो रिफ्लेक्टेड बैक की जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रीन हाउस गैसेज होंगी। ये ग्रीन हाउस गैसेज क्या करेंगी, इस रिफ्लेक्टेड बैक रेस को अब्जॉर्ब कर लेंगी, और जैसे ही ये रेस को अब्जॉर्ब कर लेंगी तो क्या होगा, हमारे एटमॉस्फेयर की हीट इंक्रीज हो जाएगी, और इसी को बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्लियर हो गया? तो ग्लोबल वार्मिंग क्या हो गया, इट इज द राइज इन प्रोपोर्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक चेंजेस एट डिफरेंट लेवल्स, कि कोई एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस आ रही है एट डिफरेंट लेवल्स पे। कैसे? जैसे ग्लोबल वार्मिंग का ये मतलब नहीं होता कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे इवेंट्स हैं, जैसे ड्रॉट्स, रेन, साइक्लोन्स, इन इवेंट्स ये क्या है, ज़्यादा होने लगे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। कई एरियो में जहाँ पे थोड़े कम ड्रॉट्स आते थे, ज़्यादा ड्रॉट आने लगा। जहाँ पे कम बारिश होती थी, ज़्यादा बारिश होने लगी। जहाँ पे कम साइक्लोन आने से ज़्यादा साइक्लोन आने शुरू हो गए। तो ग्लोबल वार्मिंग इज दिस। तो इट मीन्स इट इज अ चेंज रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ चेंज एटमॉस्फेरिक
चेंजेस एट डिफरेंट लेवल्स, ग्लोबल वार्मिंग। क्लियर। दूसरा कहता है अबाउट 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हैज बीन इंक्रीज्ड इन 20th सेंचुरी, मींस 2000 तक। कह रहा है कि 1800 से लेके 2000 तक देयर इज ए इंक्रीज ऑफ 0.5 to 1 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। मतलब कि अगर 1800 में अगर अर्थ का एवरेज टेम्परेचर हम सपोज करके चलते हैं 20 डिग्री सेल्सियस था, तो 2000 आते आते ये एवरेज टेम्परेचर किस रेंज में पहुंच गया, 20.5 से लेके 21 डिग्री सेल्सियस तक। तो ये जो इंक्रीज हुआ 0.5 से लेके 1 डिग्री, इट इज ओनली ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। दिस इज आल्सो करेक्ट। अब पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, दैट इज बोथ 1 and 2, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है, एक सेकेंड थोड़ा मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूटेड इन द फॉर्मेशन ऑफ IPCC, दैट इज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। कहता है इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया था इन द फॉर्मेशन ऑफ IPCC, दैट इज इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। इस IPCC का क्या काम होता है कि साइंटिफिक रिसर्च करना रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, साइंटिफिक रिसर्च करना रिलेटेड टू द ग्लोबल वार्मिंग। तो कहता है इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के पीछे किन दो ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ था, एक था UNEP का दैट इज, और दूसरा था वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का दैट इज WMO। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट इज 1 and 3, 1 and 3। किस किस का था, UNEP और WMO दैट इज वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों का हाथ था इन रिलेटेड टू द फॉर्मेशन ऑफ IPCC। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चले, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ओजोन लेयर इज कंसंट्रेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ ट्रोपोस्फियर। अगर आपको याद होगा, आपने पढ़ा है अगर, तो ये अर्थ, सपोज करो ये अर्थ सरफेस है, हम अर्थ के ऊपर जो एटमॉस्फेयर होते हैं उसको डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड करते हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर। तो जो ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पे होती है, वो होती है स्ट्रेटोस्फियर के अपर पार्ट में, ना कि ट्रोपोस्फियर में। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। दूसरी क्या आता है, ओजोन लेयर इज कंसिडर्ड एज प्रोटेक्टिव शील्ड। वाई प्रोटेक्टिव शील्ड, ओजोन लेयर को क्यों प्रोटेक्टिव शील्ड बोला जाता है कि ओजोन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है। वाई, बिकॉज इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल UV rays, that is why ozone layer is considered as the protective shield. It means this statement is correct. तो ऑप्शन क्या हुआ, which of the statement given above is are correct, 1 only 1 नहीं, 2 only बिल्कुल सही, this second statement is the correct statement. नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट क्या कहता है, कहता है कि which of the following effects on human health are caused by ozone depletion, कि ओजोन डिप्लीशन मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया था क्या होता है। कहता ओजोन डिप्लीशन की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं ह्यूमन हेल्थ। देखो ओजोन डिप्लीशन की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे कुछ इफेक्ट्स होते हैं और प्लांट्स पे भी कुछ इफेक्ट्स होते हैं। प्लांट्स पे क्या होते हैं, दैट इज इट रिटार्ड्स देयर ग्रोथ, कि इनकी ग्रोथ पे कुछ इफेक्ट होता है। ह्यूमन हेल्थ पे क्या इफेक्ट होते हैं कि भाई सनबर्न हो सकता है, ठीक है, स्किन कैंसर हो सकता है, भाई अर्ली एजिंग ऑफ द स्किन हो सकती है, और कैटरैक्ट हो सकता है, और DNA की फंक्शनिंग में कुछ इफेक्ट हो सकता है। दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन। अगर ओजोन नहीं, दीज आर द इफेक्ट्स ऑफ द UV रेस। और UV रेस कैसे पहुंचेंगी अर्थ पे, जब ओजोन डिप्लीट होगी, तो ऑटोमेटिकली ओजोन डिप्लीशन का यही का इफेक्ट होगा। तो क्या होगा, सनबर्न हो सकता है, बिल्कुल सही, कैटरैक्ट हो सकता है, बिल्कुल सही, स्किन कैंसर हो सकता है, बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, ओनली 1 and 2 नहीं, ओनली 1 and 3 नहीं, ओनली 2 and 3 नहीं, 1, 2 and 3 बिल्कुल सही। तो करेक्ट आंसर हुआ D, दैट इज 1, 2 and 3। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। ओजोन गैस इज मेजर्ड इन डॉप्सन यूनिट, बिल्कुल सही। अगर आपको मैंने शायद MCQ की वीडियो में पढ़ाया था पहले भी कि जो ओजोन लेयर है उसकी डेंसिटी को मेजर किया जाता है, और वो जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं डॉप्सन यूनिट। वाई डॉप्सन यूनिट, क्योंकि एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था G. डॉप्सन, उन्होंने ओजोन की प्रॉपर्टीज के बारे में हम एक्सप्लोर किया था, तो इसलिए उसी के नाम पे डॉप्सन यूनिट पड़ गया। तो ये स्टेटमेंट होगी करेक्ट। दूसरा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लीड्स टू ओजोन डिप्लीशन, बिल्कुल सही, कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं उनकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है।
तीसरा हेलोन्स आर डेंजरस टू ओजोन लेयर, बिल्कुल सही। तो चौथा है ऑल ऑफ द अबव। द करेक्ट आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव। तो डी इज द करेक्ट आंसर की सारी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। So all those people who are guiding you have already been through this exam. ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जूप्लैंक्टन्स आर डैमेज्ड बाय यूवी रेडिएशंस। कि अगर सपोज करो हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है और ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से ज़्यादा अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ पे पहुंचेंगी, उनका हमारे फाइटो और जू प्लैंक्टन्स पे भी इफेक्ट पड़ेगा। करेक्ट। दूसरा कहता है इंडिया साइंड द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन 1992। बिल्कुल सही कि इंडिया ने जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसको कब साइन किया था? 1992 में। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ओनली वन? नहीं। ओनली टू? नहीं। बोथ 1 and 2? यस। सी इज द करेक्ट आंसर कि दोनों स्टेटमेंट्स क्या है? सही है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कहता है क्योटो प्रोटोकॉल इज ए लीगली नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट। अब देखो एग्रीमेंट जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बाइंडिंग, एक होते हैं नॉन बाइंडिंग। बाइंडिंग और नॉन बाइंडिंग में क्या फर्क होता है? अगर आपने बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किया है, इट मींस आपको उन एग्रीमेंट के टारगेट्स को फॉलो करना ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आप पे कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। और नॉन बाइंडिंग आपके कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होंगे, आपकी इच्छा है फॉलो करो या ना करो। क्लियर? तो कहता है क्योटो प्रोटोकॉल क्या नॉन बाइंडिंग है? नहीं, इट इज द ओनली लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। दूसरा कहता है यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया डिड नॉट साइन दिस एग्रीमेंट। कहता है कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने इसको साइन नहीं किया। यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने इसको साइन किया है। यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया साइन दिस एग्रीमेंट बट दे डिड नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट। उन्होंने इस एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं किया। क्लियर हो गया? तो इट मींस दिस स्टेटमेंट इज आल्सो रॉन्ग। तो ऑप्शन क्या हुआ? नाइदर वन एंड टू। नाइदर वन नॉट टू। नॉट टू मींस कि ना पहली स्टेटमेंट सही है ना दूसरी स्टेटमेंट सही है। अब मैंने बोला कि यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने इस एग्रीमेंट को साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया है। मतलब क्या हुआ? सपोज करो इंडिया क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी अगर कोई किसी फॉरेन एग्रीमेंट को साइन करते हैं, बाहर जाके साइन कर देते हैं, इंडिया ने साइन कर दिया, बट एक कंडीशन होती है कि जब तक हमारे पार्लियामेंट से पास नहीं होगा वो एग्रीमेंट जो है वो इंप्लीमेंट नहीं होगा। जैसे वो एग्रीमेंट जब पार्लियामेंट में आता है तो हमारे पार्लियामेंट से पास नहीं होता। इट मींस इंडिया ने साइन किया है बस उसे रेटिफाई नहीं किया। इस चीज का ये मतलब हुआ। समझ आ गया? यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने उसे साइन किया है बट रेटिफाई नहीं किया। अगर यहां पे हो जाता कि डिड नॉट रेटिफाई द एग्रीमेंट तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाती। अब यहां पे क्या है? डिड नॉट साइन, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि इन्होंने साइन किया है। समझ आ गया? चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विद रेफरेंस टू वीना कन्वेंशन। वीना कन्वेंशन इज रिलेटेड टू व्हाट? रिलेटेड टू ओजोन लेयर। कहता है उसके रिलेटेड बताओ कौन सी स्टेटमेंट सही है। इट इज ए मल्टीलेटरल इन्वायरमेंट एग्रीमेंट। बिल्कुल सही। मल्टीलेटरल मींस डिफरेंट स्टेक होल्डर्स आर इन्वॉल्व इन इट। बिल्कुल सही। इट एंटर्ड इनटू फोर्स इन 1988। बिल्कुल सही। द एग्रीमेंट सेट्स द लीगली बाइंडिंग रिडक्शन गोल्स फॉर द यूज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। बिल्कुल गलत। वीना कन्वेंशन में कोई लीगली बाइंडिंग गोल्स नहीं रखे गए। वीना कन्वेंशन एक ग्लोबल मॉनिटरिंग सिस्टम था जिसमें बोला गया था कि एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा, उस प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग लीगली बाइंडिंग टारगेट्स होंगे और उसी के चलते मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था। बट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ये स्टेटमेंट थी, ना कि वीना कन्वेंशन में। वीना कन्वेंशन में सिर्फ फ्रेमवर्क था, कोई लीगली बाइंडिंग टारगेट्स नहीं थे। तो ये स्टेटमेंट होगी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ? ओनली 1 and 2। बिल्कुल सही। ओनली 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो ये हो गया ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर।
चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यूएनईपी डिफाइंस बायोडाइवर्सिटी, यूएनईपी डिफाइंस बायोडाइवर्सिटी ऑफ टोटलिटी ऑफ जीन्स, स्पीशीज एंड इकोसिस्टम। अगर आपको याद पढ़ा होगा आपने कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल मीन्स लाइफ फॉर्म्स एंड डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटीज। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स, कि हमारे अर्थ में जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ लाइफ फॉर्म्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं उसको बोलते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। अब यूएनईपी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि बायोडाइवर्सिटी को हम डिफाइन करते हैं बायोडाइवर्सिटी एट 3 लेवल्स, बायोडाइवर्सिटी एट स्पीशीज लेवल, बायोडाइवर्सिटी एट जेनेटिक लेवल एंड बायोडाइवर्सिटी एट इकोसिस्टम लेवल। और यही तो ये कह रहा है, इट मींस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। दूसरी स्टेटमेंट कहता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डाइवर्सिटी ऑफ जेनेटिक विद इन ए स्पीशीज। बिल्कुल सही, कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होती है कि एक स्पीशीज में कितनी डाइवर्सिटी है जीन्स की, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे ह्यूमंस में देयर आर डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक डाइवर्सिटी इन ह्यूमंस। क्लियर हो गया? तो जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी इन जीन्स। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो आंसर क्या होगा, दैट इज 1 and 2, बोथ सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी विद इन ए स्पीशीज लीड्स टू लेसर वेरिएबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। कहता जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी स्पीशीज में उतनी कम उसकी अडेप्टेबिलिटी होगी। मतलब इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अडेप्टेबिलिटी। बट ये चीज गलत है, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। एक्चुअल में क्या होता है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अडेप्टेबिलिटी। कैसे, एग्जांपल से मैं समझाता हूं। सपोज करो मेरी फैक्ट्री है टी शर्ट बनाने की, और मैं इस फैक्ट्री में सिर्फ एक ही कलर की टी शर्ट बनाता हूं, ब्लैक कलर की। वाई ब्लैक कलर? बिकॉज ब्लैक इज माई फेवरेट। अब क्या होता है, एक टाइम के बाद ब्लैक कलर का ट्रेंड खत्म हो जाता है, कुछ हमारी सोसाइटी में कुछ चेंजेस आती हैं और एक टाइम के बाद ब्लैक कलर का ट्रेंड खत्म हो जाता है। क्या मेरी फैक्ट्री सर्वाइव कर पाएगी उस टाइम पीरियड में जब ब्लैक कलर की डिमांड ही नहीं रहेगी क्या बोलते हैं इन्वायरमेंट में, या ब्लैक कलर की डिमांड ही नहीं रहेगी मार्केट, मेरी फैक्ट्री सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अब दूसरी कंडीशन देखो, सपोज करो मेरी फैक्ट्री है, ठीक है, मेरी फैक्ट्री है सपोज करो, और मेरी काम है टी शर्ट बना रहा हूँ, और मैं डिफरेंट कलर्स की टी शर्ट बना रहा हूँ, डिफरेंट कलर्स की। अगर एक कलर का ट्रेंड खत्म होता है, दूसरा कलर, तीसरा, चौथा, पंजवा, इस सिनेरियो में मेरे ज्यादा चांसेस है ना सर्वाइवल के। मींस यहां पे मेरी डाइवर्सिटी ज्यादा है, डाइवर्सिटी ज्यादा होने की वजह से मेरी अडेप्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ गए। उसी तरह जीन्स में भी होता है, जितनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा अडेप्टेबिलिटी के चांसेस होंगे। तो ये स्टेटमेंट तो गलत होगी ना, जो कहती थी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अडेप्टेबिलिटी, बट ऐसा नहीं होता। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। A large gene pool has extensive genetic diversity। बिल्कुल सही, कि जितना ज्यादा जीन पूल होगा उतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, कि जितने ज्यादा अलग अलग जीन्स होंगे उतनी ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी। बिकॉज जेनेटिक डाइवर्सिटी इज रिलेटेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स, एंड डाइवर्सिटी ऑफ जीन्स मीन्स लार्ज जीन पूल, एंड लार्ज जीन पूल मीन्स मोर जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट मीन्स फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या हुआ, दैट इज ओनली 2। क्लियर? चलें आगे, नेक्स्ट देखो क्या कहता है 12th क्वेश्चन। 12th क्या कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्पीशीज बायोडाइवर्सिटी मींस वैरायटी ऑफ स्पीशीज ऑफ ए बायोलॉजिकल कम्युनिटीज ऑफ ए गिवन इकोसिस्टम। कि स्पीशीज डाइवर्सिटी का क्या मतलब होता है कि किसी गिवन इकोसिस्टम में जो डिफरेंट वैरायटीज ऑफ स्पीशीज हैं उनको बोलते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही। मींस कि सपोज करो ये कोई एरिया है, इस पर्टिकुलर एरिया में इकोसिस्टम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज होंगे, वो जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैरायटीज ऑफ बायोलॉजिकल कम्युनिटीज होगी उसी को बोलेंगे स्पीशीज डाइवर्सिटी। बिल्कुल सही। दूसरा कहता है द ग्रेटर द स्पीशीज डाइवर्सिटी, कि जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी लेसर इज द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन, कि उतनी ज्यादा हमारी जो फूड वेब और फूड चेन है वो कॉम्प्लेक्स कम होगी। कहता है जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी उतनी कम लेंथ होगी फूड चेन की, फूड वेब की, और उतना ही कम कॉम्प्लेक्स होगा हमारा फूड वेब। अब मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा, आप मुझे बताओ ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो अब ये डायग्राम है, अब यहां पे स्पीशीज है, स्पीशीज डाइवर्सिटी है। अगर देखो
अगर यहाँ पे मैं स्पीशीज डाइवर्सिटी को कम कर दूं तो हम यहाँ इस फूड वेब जो है वो कम्प्लेक्स कम होगा ज़्यादा होगा। ऑटोमेटिकली अगर यहाँ पे स्पीशीज कम हो जाएंगे तो ये फूड वेब जो है जो कम्प्लेक्स है ये भी कम कम्प्लेक्स होगा। इट मीन्स स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होगी तो फूड वेब की कम्प्लेक्सिटी भी कम होगी। इट मीन्स अगर यहाँ पे इतने स्पीशीज है, अगर मैं यहाँ पे और स्पीशीज ले आऊँ तो और ज्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगा फूड वेब। इट मीन्स जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी उतना ज्यादा कम्प्लेक्स हमारा फूड वेब होगा। तो वो तो स्टेटमेंट क्या कहता है, वो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि जितना, क्या बोल रही है ये स्टेटमेंट, देखो कि जितनी ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी होगी उतनी कम कम्प्लेक्सिटी होगी फूड वेब की। तो ये तो गलत हो गया, तो ये तो स्टेटमेंट होगी गलत और ये होगी करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, दैट इज ओनली 1 A। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये मैंने आपको लास्ट एमसीक्यू वीडियो में भी समझाया था कि एंडेमिज्म का कंसेप्ट क्या होता है, कि एंडेमिज्म मींस कुछ ऐसे स्पीशीज जो उस पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते। यही तो ये बोल रहा है, स्पीशीज इज फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया ओनली। ये हो गया करेक्ट। दूसरा क्या करता है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज कॉइन्ड बाय नॉर्मन मायर्स, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या हुआ, दैट इज बोथ 1 and 2, दैट इज 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें क्या है, एक लिस्ट 1 है जहां पे कुछ नेशनल पार्क्स के नाम है और लिस्ट 2 है जहां पे उनकी स्टेट्स। अब देखो गिर एरिया कहां पे है, गुजरात में। तो गिर नेशनल पार्क कहां होगा, गुजरात में। तो डी का क्या हो गया, तीसरा, डी का तीसरा ये गलत, डी का चौथा ये भी गलत, डी का पहला ये भी गलत। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सीधा सीधा बी। और ऑप्शन चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको। फिर भी डी का हो गया तीसरा गिर, सी का हो गया पहला, सी क्या है, वाल्मीकि नेशनल पार्क ये आ गया बिहार में, कैंपबेल नेशनल पार्क ये आ गया अंडमान एंड निकोबार में, और इंद्रावती नेशनल पार्क ये आ गया छत्तीसगढ़ में। हो गया ना अटेम्प्ट क्वेश्चन सीधा सीधा, ठीक है। चलें आगे, चलो लास्ट क्वेश्चन देखो, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज फॉर द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कहता है इनमें से कौन से एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज हैं। एंथ्रोपोजेनिक कॉजेज मींस बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, कि ह्यूमंस के इंटरफेरेंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, वो होते हैं एंथ्रोपोजेनिक। पहला आ गया हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस क्या एंथ्रोपोजेनिक कॉज है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का? यस। कैसे? सपोज करो ये एक जंगल है, ये एक जंगल है। अब इस जंगल में डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज रह रहे हैं। अगर इस जंगल को काट दिया जाता है तो यहाँ पे जो स्पीशीज रह रहे हैं उनका हैबिटेट लॉस हो गया ना, मे बी वो एक टाइम के बाद उस पर्टिकुलर एरिया में बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो गया। अब ये जो बायोडाइवर्सिटी का लॉस हुआ, दैट इज हैबिटेट लॉस जो हुआ, किसकी वजह से हुआ? बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। तो हुआ ना ये, बिल्कुल सही। दूसरा कहता है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, बिल्कुल सही। अगर हम ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करेंगे स्पीशीज का, बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाएगी। कैसे? सिंपल एग्जांपल, जो कोस्टल एरियाज होते हैं ना, वहां पे लोगों का लाइवलीहुड क्या होता है? फिशिंग करना, मछलियां पकड़ना। अगर वो किसी एरिया में एक ज्यादा से ज्यादा मछलियां पकड़ेंगे, छोटी छोटी मछलियां भी पकड़ लेंगे, मींस ओवर एक्सप्लॉइट कर देंगे, तो नई मछलियां कहां से आएंगी? वहां पे बायोडाइवर्सिटी तो खत्म हो जाएगी। दिस इज आल्सो द एंथ्रोपोजेनिक कॉज। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो ऑलरेडी एंथ्रोपोजेनिक कॉज है ह्यूमन की वजह से, और ग्लोबल वार्मिंग भी हमारी वजह से, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है। दीज फोर, दैट इज हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ स्पीशीज, environmental pollution, global warming, these four are responsible for habitat loss, for anthropogenic cause of the biodiversity, loss of biodiversity. Clear? I hope कि आपको ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में और MCQ लेके आऊँगा। थैंक यू।